गरीब हूँ साहब, जो चाहे गाली दे लीजिए। हमारी मेहनत की कीमत तो आप दे नहीं पा रहे, और जब हम मांगने की कोशिश करें तो हमें नक्सलवाद से लेकर पाकिस्तान तक से जोड़ दीजिए। क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, पसीने की खाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, आपकी तरह चालू पुर्जा नहीं हूँ। शायद आज देश भर में कामगारों कर्मचारियों के मन में यही बात गूंज रही होगी जब उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री और गोदी मीडिया को सुना होगा। जी हाँ, हाल फिलहाल में यूपी के नोएडा में कामगारों मजदूरों ने जब तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया, किसी ने नहीं सुना। जब विरोध हिंसक हो गया तो यूपी के मुख्यमंत्री ने इस घटना को नक्सलवाद से जोड़ दिया, और तो और गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की साजिश बताना भी शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस पूरे मामले पर प्रैक्टिकल बातचीत कर लिया जाए, देखा जाए कि ये मेहनतकश कामगार क्या 12 घंटे काम करके इतना भी हक नहीं रखते कि परिवार का पेट पाल सकें। 11,000 रुपए 12 घंटे की ड्यूटी में पाने वाले का परिवार कैसे चलता होगा, आज उसी का थोड़ा सा हिसाब किताब करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे उस लेबर कोड की जिसने देश के कामगार मजदूरों आदि के अधिकारों को कमजोर कर दिया, और ये सब कुछ मोदी सत्ता ने किया। ये भी देखेंगे कि जिन शहरों में भाजपा का डबल इंजन ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है, वहीं पर मजदूर कामगार मेहनतकश लोग परेशान क्यों हैं, उनकी जिंदगी कठिन क्यों हो गई है। सवाल ये भी है कि इन सब के बीच आरएसएस का जो मजदूर संघ है वो कहां मिस्टर इंडिया बना फिर रहा है। समझने वाली बात यह भी है कि जिन राज्यों को आए दिन भाजपा इस सिस्टम तरह तरह से बदनाम करता है, उन राज्यों में मजदूरों का हाल क्या है, उन्हें कितना मिलता है। जैसे केरल, तमिलनाडु वगैरह 3 दिन तक मजदूर और कर्मचारी शांति से बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, तब तक किसी के कानों में जूं नहीं रहेंगी, और जैसे ही मामला बिगड़ा यूपी सरकार सरेंडर हो गई। सवाल है कि क्या हर किसी को अपना हक मांगने के लिए हिंसक होना पड़ेगा? आप कैसे अभिभावक हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम देश के मजदूरों, कामगारों और उन छोटे कर्मचारियों की समस्याओं पर बात करेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक से इनके भीतर इतना गुस्सा क्यों आ गया, इसका भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश और भविष्य पर क्या असर होगा। मसला बड़ा गंभीर है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी ऐसे प्रदर्शनों को पाकिस्तान और नक्सलवाद से नहीं जोड़ते। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का गरीब वर्ग हो, लोअर मिडिल क्लास हो या फिर मिडिल क्लास, सबका हाल वही है। महीने के अंत में कर्जदार बनने की स्थिति आ ही जाती है। नोएडा में पिछले कुछ दिनों से एक नारा खूब गूंज रहा है कि 11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। यानी सोचिए, ये मेहनतकश कामगार बड़े बड़े धन्ना सेठों की तरह 16 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी नहीं मांग रहे थे, ये 20,000 मांग रहे हैं, वो भी पूरे महीने का, ताकि वो अपना और परिवार का पेट पाल सकें। जरा कल्पना करिए, 11,000 रुपए में इनसे 12 घंटे से भी ज्यादा की ड्यूटी ली जाती है। अगर ये 12 घंटे कंपनियों में काम कर रहे हैं तो फिर काम पर जाने और आने में भी कम से कम 2 घंटे का वक्त गुजर जाता होगा। बाकी के बचे 10 घंटे में ये अपने परिवार के साथ कितना वक्त बिताते होंगे, कितना आराम करते होंगे, कितना बाकी की जरूरतें पूरी कर पाते होंगे, वो तो अलग का विषय है। लेकिन यदि अपना पूरा समय देने के बाद भी खुद का पेट और परिवार का पेट भी न पाल पाए तो फिर आदमी करेगा क्या। समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो कामगार हैं, खासकर महिलाएं, पुरुष, इन सब का कहना है कि 9 से 11,000 रुपए मिलता है तमाम कंपनियों में। अब आप दर्शक जरा मोटा मोटी हिसाब लगाइए कि अगर 11,000 रुपया एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो परिवार का पेट कैसे पाल सकता है। अभी युद्ध के कारण LPG का जो संकट पैदा हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, इस दौरान इस तरह की बातें सामने आई कि कहीं कहीं तो 4,000 से लेकर 5,000 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर बेचा गया है। और दूसरों का तो छोड़िए, अभी 2 दिन पहले मेरे ही सहयोगियों को जब सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो जो सिलेंडर वाला एक फोन में 10 मिनट के भीतर सिलेंडर पहुंचा दिया करता था, वो इतना झल्लाया हुआ था कि बात करने तक को तैयार नहीं था, और कह देता है कि 2500 से कम का नहीं मिलेगा, पैसा भेज दो, जब आएगा तो मिलेगा, अब कब मिलेगा कुछ पता नहीं। अब जरा कल्पना करिए, 11,000 में से 2500 का अगर सिलेंडर हो गया, 1 महीने से ज्यादा चलना नहीं है। नोएडा जैसे शहर में कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए रहने का खर्च होगा, यानी रहने का किराया। महीने में यदि लोग रसोई में 2 लीटर भी सरसों का तेल खा गए तो कम से कम 400 रुपया वहां चला गया। चावल, दाल, आटा, नमक, मसाला, ये सब भी है, कम से कम 3-4 हजार रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। इसके बाद सब्जी की जो महंगाई है उसका हिसाब लगा लीजिए। परिवार में अगर 2 मोबाइल फोन है तो उसका रिचार्ज कम से कम 600 से 700 का हो जाएगा। रोज रोज कंपनी में काम करने के लिए आने जाने में भी मिनिमम किराया यदि हम 10 रुपया मान लें तब भी 600 रुपये कम से कम महीने का चला जाएगा। बिजली बिल कम से कम 500 जोड़ लीजिए। इन्हीं खर्चों को मिलाकर लगभग 11,000 पूरा हो जाता है। अब बताइए कि अगर ऐसे में परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका क्या होगा। और ध्यान रखिए, जो मोटा मोटी हिसाब हमने किया, इसमें न तो महीने भर में कोई कपड़ा खरीदा गया, न तेल साबुन शैम्पू खरीदा गया, न क्रीम और सेंट लगाया गया। ये सिर्फ
पेट पालने और जिंदा रहने की व्यवस्था है। और तो और इसमें पढ़ाई लिखाई का भी कोई खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है, एंटरटेनमेंट का भी कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कम से कम में जितने में आप जिंदा रह सकते हैं वही हो रहा है 11,000 से, शायद वो भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इन मजदूरों की, कामगारों की क्या क्या शिकायतें हैं जरा सुनिए। पहली बड़ी शिकायत है कि वेतन बहुत कम है। दूसरी है कि काम की शर्तें बहुत उल्टी सीधी हैं। ठेका और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने इन्हें बहुत परेशान कर दिया है। नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। बार बार इनका आरोप है कि कर्मचारियों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, ओवर टाइम करवाया जाता है लेकिन उसके बदले भुगतान ठीक से मिलता नहीं, कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है और नौकरी का भी कोई स्थायित्व तो नहीं है। सबसे बड़ा संकट यही है कि नौकरी आज है कल रहेगी कि नहीं किसी को पता नहीं। अगर आपने कंपनी की शर्तें और उसका शोषण झेलने से मना कर दिया तो नौकरी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी समस्या है तो वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, मगर मसला यह है कि हर जगह बीमारी एक ही है, आप कहां चले जाएंगे। इन सारी समस्याओं का मूल यह है कि काम नहीं है, काम की कमी है और काम करने वाले हैं ज्यादा, इसलिए शोषण आसान हो जाता है। और उससे भी बड़ी समस्या है कि सरकार बार बार धन्ना सेठों के पक्ष में ही खड़ी नजर आती है। मजदूरों की मुख्य मांग है कि वेतन को बढ़ाया जाए। इस साल उनके वेतन में अधिकतम 300 तक की ही वृद्धि हुई है। अब आप सोचिए कि सिलेंडर का दाम अचानक से बढ़ गया, 1000 से बढ़ के 2500-3000 हो गया और वृद्धि हो रही है 300 की। तो क्या देश के मजदूर खाना पीना बंद कर दें, हवा पीकर जिंदा रहें? और हवा भी तो शुद्ध नहीं है, हवा पीकर कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? इसके बाद जब ये मजदूर प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, मजदूरों को मारा पीटा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और तो और खबरों के अनुसार 9 FIR दर्ज की गई है, 353 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन हल्का बल कितना भारी होता है पुलिस का, खासकर यूपी पुलिस का, यह आप सबको पता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस सारी घटना को कवर कर रहे दैनिक भास्कर के पत्रकार साकेत आनंद को भी पीट दिया, उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया। यानी सोचिए, मजदूरों की बात और हिंसक प्रदर्शन को भी अगर कोई दिखाने चला जाए, मीडिया के लोग चले जाएं, तो राम राज्य की पुलिस मीडिया पर ही लाठी बरसाने लगती है। और तो और मौके पर डीसीपी पूरी बात सुनते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, उल्टे पुलिस वालों का बचाव करती हैं। वैसे एक बात और याद दिला दें, खबरें ये भी आ रही हैं कि नोएडा में जो घरेलू कामगार हैं, यानी जो घरेलू कार्यों में मदद करते हैं, वो भी मोर्चा खोलने को तैयार बैठे हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। हाल ही में केंद्र सरकार 4 लेबर कोड लेकर आई। इसमें पूरे देश में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र ने अपने पास रख लिया, यानी केंद्र जो तय करेगा वो हर राज्य को देना होगा। मगर सवाल यह है कि अब तक केंद्र कर क्यों नहीं पाया, और किया तो क्या किया? महिला पुरुष को समान वेतन की बात कही गई, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है? सवाल उठे कि इस माध्यम से राज्य की शक्तियों को कम कर दिया गया। न्यूनतम वेतन की गणना कैसे होगी, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मजदूर संगठनों ने कहा कि वेतन बढ़ाने की जगह सरकार ने प्रक्रिया को ही कठिन बना दिया। वैसे भी मोदी सत्ता इस बात के लिए बहुत बदनाम है कि हर चीज में इतनी उलझन पैदा कर दीजिए कि लोग भूल भुलैया में घूमते रह जाएं। इतना ही नहीं, लेबर कोड में यह भी जोड़ दिया गया कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकारी अनुमति के छंटनी कर सकती है। और तो और कोई हड़ताल करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। यानी कहीं न कहीं सेठों और कंपनियों के लिए एक मजबूत रास्ता बना दिया गया, जिससे मजदूरों के लिए संकट पैदा हो गया। कब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे कोई भरोसा नहीं, अपनी बात भी नहीं रख सकते, हड़ताल भी नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियनों को कमजोर कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि 14 दिन पहले अगर मजदूर संगठन नोटिस देते हैं कि हम हड़ताल करने जा रहे हैं, तो 14 दिन में मजदूर संगठन के लोगों और उन तमाम मजदूरों के साथ क्या क्या नहीं हो सकता जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। अरे 14 दिन में चांद छोटे से बड़ा हो जाता है, बड़े से छोटा हो जाता है। अमृत काल के दौरान 14 मिनट में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जब 14 दिन पहले पता होगा कि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो कौन सी कंपनी होने देगी और कौन सी सरकार होने देगी? पता चलेगा कि रातों रात यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को खरीद लिया, कुछ को डरा धमका के खामोश कर दिया, और मजदूर बेचारे पिसते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाली व्यवस्था ने भी नौकरी को संकट में डाला है। मजदूरों ने बार बार कहा कि यह कानून कंपनियों को ताकत देगा, मजदूरों को नहीं। मगर हमने आपको बार बार बताया कि अमृत काल में किसी भी कानून का जो नाम है वो एकदम उल्टा होता है, यानी नाम बहुत अच्छा होगा, काम ठीक उलट। इतना ही नहीं, यहाँ काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए, यानी 12 घंटे तक भी काम लिया जा सकता है। इसको लेकर भी तरह तरह के विवाद सामने आए। हायर एंड फायर से लेकर यूनियन कमजोर करने, ठेका और
अस्थायी नौकरी बढ़ाने और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें लागू न हो पाने को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इसी बीच समझने वाली बात यह है कि जहां जहां भाजपा के डबल ट्रिपल इंजन है वहीं पे नाराजगी ज्यादा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इस खबर को देखिए, 6 दिन पहले की है। गुड़गांव में 10,000 कर्मचारियों ने हड़ताल किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, कई कंपनियों में काम ठप हो गया। बाद में सरकार को वेतन बढ़ाना पड़ा, लगभग 35% बढ़ोतरी की गई। अब जब हरियाणा में बढ़ोतरी हो गई तो फिर यूपी के कामगारों को भी लगा कि हम कौन सा पाप किए हैं जो हमारी मजदूरी नहीं बढ़ सकती है। इन्होंने भी आवाज उठाना शुरू किया। सोचिए कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, हरियाणा और यूपी में भी डबल डबल नहीं ट्रिपल ट्रिपल इंजन की सरकार, स्थानीय निकायों में भी भाजपा की सत्ता, मगर फिर भी मजदूरों का हाल ये है। जबकि इन्हीं जगहों पर रोजगारी वाला काम करने वाले, यानी रोज रोज जो अलग अलग काम करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उन्हें कम से कम 500 से 700 रुपये मिलते हैं, खासकर जो निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन उनसे भी कम पैसा ज़्यादा समय तक काम करवाकर तमाम तरीके का शोषण करके कंपनियां कामगारों को दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो खुद ही इन चीज़ों को समय समय पर मॉनिटर करे और ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले ही ज़रूरतों को समझा जाए, एक्शन लिया जाए। उल्टे सरकार में बैठे लोग ऐसी ऐसी बातें कहने लगते हैं जिनसे माहौल और बिगड़ सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री ने नोएडा के मजदूरों के प्रदर्शन को कह दिया कि यह सिर्फ मजदूरी का मुद्दा नहीं हो सकता, ये नक्सलवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश भी हो सकती है। कुछ ताकतें कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। यानी सोचिए कि मजदूर यदि अपने पेट को पालने के लिए अपनी मेहनत की पूरी कमाई मांग ले तो उन्हें नक्सलवाद से जोड़ा जाने लगता है। सवाल है कि इसी देश में तमाम धन्ना सेठों ने अमृतकाल के दौरान लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इन्हीं भाजपाई सरकारों से माफ करवा लिया। कर्जा क्या यूपी के मुख्यमंत्री या फिर भाजपा के किसी नेता ने देश के धन्ना सेठों को कभी नक्सली बुलाया? क्या उन्हें नक्सलवाद से जोड़ा? देश की संपत्ति कौड़ियों के भाव भाजपाई सरकारें सेठों को बांट रही हैं। रूस से सस्ता तेल आता है तो उसका फायदा आम जनमानस को नहीं मिलता, बल्कि एक धन्ना सेठ को मिलता है। सस्ता तेल लेकर वो सेठ खूब माल कमाता है। भारत के नाम पर सस्ता तेल लेता है, कमाई होती है सेठ की। क्या उस सेठ को नक्सलवाद से जोड़ने की हिम्मत किसी भाजपाई मुख्यमंत्री और नेता की हुई? लेकिन जो गरीब है, मेहनतकश मजदूर हैं, आप बड़ी आसानी से उन्हें नक्सलवाद से जोड़ देते हैं। ये मजदूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें नक्सलवाद के जिंदा होने की कोशिश नजर आने लगती है। और तो और गोदी मीडिया को भी लगा दिया पाकिस्तानी एंगल जोड़ने के लिए। उसने शुरू कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है। न जाने कहां कहां से गोदी मीडिया को इनपुट भी मिल रहा है। सवाल है कि जब यही मजदूर 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, यदि तभी आपने इनकी बात सुन लिया होता, इनके बीच चले गए होते तो शायद स्थिति खराब न होती। जब ये आपसे बात करना चाहते थे तब आप राजा बन के ठसक में बैठे हुए थे, और जब माहौल हिंसक हो गया तब आपने खट से वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया। आप दर्शक अपनी स्क्रीन पर देखिए, अधिकतम 3000 के आसपास की वृद्धि तमाम क्षेत्रों में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के लिए की गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने की बात कही गई है। देर रात ये फैसला यूपी सरकार ने लिया। क्या इस देश में शांति से बात करने वालों को न्याय नहीं मिलेगा? उनकी सुनवाई नहीं होगी? देश के सबसे तेजी से उभरते शहर नोएडा में हजारों कर्मचारी कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन 18 से 20 हजार हो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और जब हिंसा भड़कती है तो रातों रात यूपी सरकार की आंख खुल जाती है। हालांकि आंख पूरी तरह से नहीं खुली, वरना इसमें नक्सलवाद को नहीं घुसाया जाता और गोदी मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को भी नहीं घुसाया जाता। ये मजदूर वो मांग रहे हैं जिसकी वजह से ये जिंदा रह सकें। न तो लाखों करोड़ों का कर्जा माफी मांगते हैं और न ही प्रधानमंत्री की तरह 8000 करोड़ की जहाज मांग रहे हैं, न लाखों का सूट मांग रहे हैं और न ही वो महंगा वाला मशरूम मांग रहे हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी गई? नोएडा में खबरों के अनुसार 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई, शोरूम के बाहर कारें फूंक दी गईं, 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं, सैकड़ों कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि ये सब कुछ रोका जा सकता था बातचीत के माध्यम से। यदि नोएडा के संबंधित अधिकारी और यूपी प्रशासन जाग रहा होता, यदि अधिकारियों को नेताओं के आगे पीछे घूमने से फुर्सत मिलती तो स्थिति को संभाला जा सकता था। समझने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम बाधित रहा, कर्मचारी काम करने नहीं गए। इनकी डिमांड है कि कम से कम 20,000 रुपया हमको मिलना ही चाहिए ताकि हम अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। यदि 12-12 घंटा काम करके भी हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे तो फिर ऐसे काम का क्या अर्थ रह जाता है? उधर इस प्रदर्शन से, ऐसे माहौल से कंपनियों पर भी नकारात्मक असर हो रहा है। उत्पादन ठप हो गया है, आपूर्ति पर भी असर होगा। ये विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए, जितनी
जितनी जल्दी शांति आ जाए उतनी जल्दी देश की भलाई होगी। जब तक ये मजदूर शांति से अपनी बात रख रहे थे किसी ने नहीं सुना। आज भी खबरों के अनुसार नोएडा फेज 2 में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी किया। दूसरे दिन भी कई जगह पर बवाल होने की खबरें सामने आई। नोएडा का फेज 2 और सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। ऐसे माहौल से इन सब का नुकसान हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव ये सब बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। इसमें से 2 स्थानों पर यानी गुड़गांव और नोएडा में मजदूरी को लेकर बवाल हो चुका है। याद करिए साल 2012 में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भी हिंसा हुई थी और इसका असर क्या हुआ? उद्योगों को झटका लगा, निवेश घट गया। एक बार फिर से वही डर सताने लगा है। ऐसे माहौल से निवेशक पीछे हटने लगते हैं और नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है। यहाँ महिला मजदूरों को लेकर भी बड़ी समस्या है। उन्हें भी सुरक्षा का डर सता रहा है। काम पर लौटने में हिचक हो रही है। फैक्ट्रियों और कंपनियों के मालिक अपने आप से परेशान हैं, सरकार से सुरक्षा चाहते हैं। सरकार ने भले ही कह दिया हो कि स्थिति संभाल ली गई है, लेकिन उद्योग जगत अभी भी चिंतित है। उन्हें डर है कि उत्पादन रुक सकता है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और यदि काम पर बुलाया जाए तो हिंसा फिर से हो सकती है। रोजगार पर भी असर होगा और तो और निवेश को झटका लगेगा, यानी पूरा सिस्टम कमजोर हो सकता है। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में पूरे यूपी से और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों से कामगार जाकर काम करते हैं। वैसे एक चीज और बता दें, कभी केरला फाइल्स तो कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिर्फ विपक्ष द्वारा शासित होने की वजह से केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बार बार अपमानित किया जाता है। लेकिन वहां पर यदि हम मजदूरी का हाल देखें तो कम से कम भाजपा शासित राज्यों से बहुत बेहतर है। केरल में बताया जाता है कि अनस्किल्ड लेबर के लिए 700 से 900 प्रतिदिन और स्किल्ड के लिए 900 से 1200 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है। यानी 18,000 से लेकर 36,000 तक की न्यूनतम मजदूरी केरल में है और देश में सबसे ज्यादा मजदूरी केरल में बताई जाती है। और यहाँ के ट्रेड यूनियन भी बहुत मजबूत है, यानी ट्रेड यूनियन मजबूत है तभी मजदूरों का हक मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बात पर भी कोई फिल्मी डायरेक्टर फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा और क्या प्रधानमंत्री उस फिल्म का प्रमोशन करेंगे? तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी 22,000 तक चली जाती है और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी 18,000 तक जाती है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कहते हैं कि बंगाल के युवाओं को यहाँ की सरकार ने नौकरी नहीं दिया, मजबूरी में लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। सवाल है कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। केरल और तमिलनाडु पसंदीदा जगह है उनकी, क्योंकि वहां तनख्वाह ज्यादा मिलती है। तो जिन राज्यों में पहले से भाजपा की सरकार है वहां तो रोजगार दे नहीं पा रहे, जहां डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन लगा है वहां रोजगार दे नहीं पा रहे और पश्चिम बंगाल में जाकर रोजगार देने की टोपी दे रहे हैं। कहते हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास तेज होगा, लेकिन ये नहीं बताते कि जहां जहां एक ही पार्टी की है वहां कितना तेज हुआ और उसका क्या परिणाम है। सवाल ये भी है कि इस देश में एक मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ। ये आरएसएस का मजदूर संगठन है। इनका दावा है कि ये भारत के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन है, मगर सवाल ये है कि ये करते क्या है? जिस लेबर कोड का मजदूरों ने विरोध किया उसका समर्थन इन्होंने किया, तो फिर इनका काम किसके लिए है? मजदूरों के लिए या फिर सेठों के लिए, कंपनियों के लिए? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब देश भर में मजदूर खाने को मोहताज हो रहे हैं, उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, पेट नहीं पाल पा रहे, तो ये बातें आरएसएस के मजदूर संगठन को पता नहीं चलती हैं क्या? यदि पता चलती हैं तो क्या ये संगठन सरकारों के सामने इन बातों को नहीं रखता? आखिर ये संगठन कर क्या रहा था कि नोएडा में मजदूर और कर्मचारी उग्र हो गए? इस संगठन को वहां मौजूद होना चाहिए था, कर्मचारी और सरकार के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए थी। सवाल है कि ये संगठन क्या कर रहा है, इसे इन परिस्थितियों का पता क्यों नहीं चलता? जरा आप भी खबर लगाइए, बाकी देखते जाइए। इस देश के किसानों को भी आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बुलाया गया, नौजवानों को भी देशद्रोही बुलाया गया, तमाम पत्रकारों और समाज सेवियों को पाकिस्तान परस्त कहा गया। अब देखना है कि कर्मचारियों को नक्सली और पाकिस्तानी साजिश का शिकार होने के बाद और कौन कौन सा नाम मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या देश के लाखों कर्मचारी और मजदूर यदि अपना हक मांगे तो उन्हें नक्सली साजिश का हिस्सा कहना ठीक है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय